यह बहुत ही पुराना गांव है। इस गांव की एक प्रथा है, जब भी इस गांव में कोई दुल्हन बनकर आती थी तो शादी वाली रात वह इस गांव के मुखिया के साथ गुजारनी पड़ती थी, क्योंकि गांव के लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से शुरू की संतान लड़का ही पैदा होती है। लेकिन जब कविता शादी करके इस गांव में आई तो उसने मुखिया के साथ रात गुजारी तो उसकी लड़की पैदा हुई। तो गांव के मुखिया ने कहा कि इस लड़की का शादी से पहले ही किसी के साथ चक्कर है, तभी तो इसकी लड़की पैदा हुई है। जब कविता की लड़की का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट को देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लड़के के पिता तो कविता और मीना दो पक्की सहेलियां थी। दोनों एक साथ रहती थी। उन दोनों की पढ़ाई भी एक साथ ही पूरी हुई थी। मीना का परिवार गरीब था, इसलिए मीना के घर वालों ने उसकी शादी जल्दी तय कर दी गई थी। मीना की शादी जिस गांव में तय की गई थी, उस गांव में एक अजीब सी प्रथा थी कि दुल्हन को पहली रात गांव के मुखिया के साथ बितानी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा करने से पहली संतान पुत्र ही पैदा होती है। मीना इस बात से अनजान थी। मीना जब दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची, सबने उसका अच्छे से स्वागत किया। मीना बहुत ही खुश थी और मन ही मन सोच रही थी, उसे इतना अच्छा परिवार मिला है कि आते ही सब उसकी कितनी कदर करते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं। जब सुहागरात के टाइम मीना अपने पति का वेट कर रही थी, तो वहां पर जब उसका पति न आकर गांव का मुखिया आता है तो मीना देखकर घबरा जाती है। गांव का मुखिया 50 साल की उम्र का था। जब मीना ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, उस आदमी ने कहा कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ। लगता है तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया नहीं कि दुल्हन की पहली रात मेरे साथ होती है। मीना बहुत ही घबरा जाती है। वह चिल्लाना शुरू कर देती है और दौड़ती हुई बाहर आती है। वह अपने पति से कहती है कि ये सब क्या है और ये आदमी मेरे कमरे में क्या कर रहा है। ये आदमी कह रहा है कि मुझे इसके साथ रात गुजारनी पड़ेगी। वह ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। मीना के सास ससुर पति ने उसे समझाया कि ये यहाँ की प्रथा है और इसे मानना बहुत ज़रूरी है। यह तुम्हारी भलाई के लिए ही है। अगर इसके साथ तुम रात गुजारेगी तो तुम्हारी पहली संतान पुत्र ही पैदा होगी। मीना ने उन सब का बहुत विरोध किया। यह कैसी प्रथा है, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। मीना इस सब को करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सब घर वालों की ज़बरदस्ती से मीना को न चाहते हुए भी उस मुखिया के साथ रात बितानी पड़ी। जब अगले दिन मीना अपने मायके आई तो वह बहुत उदास थी। कविता अपनी सहेली मीना को देखकर पूछने लगी कि तुम तो शादी से पहले इतनी खुश थी, लेकिन आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। मीना ने कविता को रोते हुए कहा, काहे की खुशी? इससे अच्छा होता कि मेरी शादी ही ना होती। कविता ने मीना से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मीना ने कहा, अभी तुम नहीं समझोगी। मैं दुआ करूंगी भगवान से, जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ ना हो। कविता बार बार मीना से पूछ रही थी, ऐसा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मुझे बताओ। मीना ने कविता को कुछ नहीं बताया और अपने घर चली गई। कविता अभी भी हैरान थी और सोच में पड़ गई थी कि आखिर बात क्या है। मीना क्यों रो रही थी और ऐसा क्यों बोल रही थी? अब कविता को यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते गए। मीना की शादी को 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में कविता के माँ बाप उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। कविता मांगलिक थी, उसके लिए मांगलिक लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसके पिता ने हर जगह लड़का ढूंढा, अपने रिश्तेदारों में भी कविता के बारे में बताया, लेकिन कहीं भी मांगलिक लड़का नहीं मिला। आखिर में कविता को एक मांगलिक लड़का मिल ही गया। मिला भी तो मिला कहाँ, उसी गांव में जहां मीना की शादी हुई थी। जब लड़के वाले कविता को देखने आए
तो कविता उन लोगों को पसंद आ गई और लड़के वालों ने 1 महीने बाद ही शादी करने के लिए कहा। जब मीना को पता चला कि कविता की शादी इस गांव में हो रही है तो उसने कविता को फ़ोन पर बताया कि कविता, इस रिश्ते को मना कर दे, यह गांव ठीक नहीं है। कविता ने पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी शादी की तारीख तय हो गई है, ऐसे में मैं कैसे मना कर सकती हूँ? ऐसे में गांव में मेरी माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि लड़की की शादी टूट गई? जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मीना ने कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तुम मेरी पक्की सहेली हो ना, प्लीज तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। तभी मीना की सास उसके पास आ जाती है और फ़ोन कट कर देती है। इधर कविता बहुत परेशान थी। 2 सालों से उसके पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। मंगली होने के कारण उसके लिए मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा था। मिला भी तो मीना के ससुराल में ही, और मीना उसे मना कर रही है। अब उसे अंदर ही अंदर चिंता सताने लग गई थी कि अब वह करे भी तो क्या करे। क्या वह इस रिश्ते के लिए मना कर दे या फिर शादी कर ले? अगर मना करती है तो उसके पापा चिंता में आ जाएंगे। वह अपने पापा को परेशान नहीं देखना चाहती थी। न चाहते हुए भी उसने इस रिश्ते को मना नहीं किया और ऐसे ही कविता की भी शादी उस गांव में हो ही गई थी। भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता था। जो कर्मों में लिखा होता है उसे वही मिलता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इंसान को आखिर वही मिलता है जो उनके कर्मों में लिखा हुआ है। कविता और मीना, इनके कर्मों में भी यही सब कुछ लिखा था। भगवान ने पहले ही तय कर दिया था, इसलिए तो इन दोनों की शादी उसी गांव में हो गई थी। एक साथ पढ़ी लिखी, खेली और शादी भी एक ही गांव में। किसको पता था कि इन दोनों का भाग्य एक ही गांव में लिखा गया है। जब कविता दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची तो सब ने उसका अच्छे से स्वागत किया। सुहागरात के टाइम जब वह अपने पति का वेट कर रही थी तो उसके पति वहां पर नहीं आए, बल्कि एक बूढ़ा उसके पास आया। कविता ने उस आदमी से पूछा, अंकल आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे पति कहाँ पर है? उसे गांव के मुखिया ने कहा कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ और उस आज की रात मैं ही तुम्हारे साथ बिताऊंगा। कविता बहुत घबरा जाती है। कविता कहती है, मेरे पति कहाँ है? वह चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। उसके सास ससुर और उसके पति ने उसे समझाया कि इस गांव की यही एक प्रथा है, इसको निभाना बहुत जरूरी है। पहली रात गांव के मुखिया के साथ ही बितानी होती है और तुम्हें भी यही करना है। लेकिन कविता यह मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन मीना की तरह उसके साथ भी जबरदस्ती करके उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। सुबह होते ही कविता बहुत रोती है और अपने ससुराल वालों से कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, एक बुड्ढे के साथ मुझे कमरे में बंद कर दिया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, यह कैसी प्रथा है? यह एक अंधविश्वास है। कविता समझ चुकी थी कि मीना बार बार मुझसे क्यों कहती थी कि यह शादी मत करना, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर इतनी गंदी प्रथा चलाई हुई है। 9 महीने बाद जब कविता ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया तो सब गांव में चर्चा होने लगी, क्योंकि जब भी गांव के मुखिया के साथ किसी दुल्हन की सुहागरात होती थी तो उसको पुत्र ही पैदा होते थे, लेकिन कविता को लड़की पैदा हुई। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मुखिया के ऊपर सवाल उठने लग गए। गांव के मुखिया ने इस प्रथा को बचाए रखने के लिए और अपना बचाव करने के लिए उल्टा कविता के ऊपर ही लांछन लगाया कि कविता की शादी से पहले किसी के साथ चक्कर होगा और उसने उसके साथ संबंध बनाए होंगे। यह बच्ची उसी की होगी, वरना ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पहली संतान लड़की पैदा हो।
उल्टा कविता के ऊपर ही लांछन लगाकर उसके ससुराल वालों ने उसे भला बुरा कहकर, बचलन कहकर उसे घर से निकाल दिया। कविता बार बार विनती करती रही कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, आप लोग मुझे घर से मत निकालिए। सब गांव वालों ने उसे धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। कविता अपनी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई और अपने माता पिता को सारी बातें बताई। जहां माता पिता को कविता का साथ देना चाहिए, वहां पर उसके माता पिता ने उसका साथ न देकर उल्टा उसे भला बुरा कहने लग गए कि कहाँ पर तूने मुंह काला किया था, क्यों हमारी नाक कटवा दी। बेचारी कविता अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसकी सहेली मीना की कही हुई बातें याद आ रही थी। काश अगर वह इस शादी के लिए मना कर देती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। उसे बहुत दुख हो रहा था कि इस हालत में उसके माता पिता को उसका साथ देना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता ने भी उस पर शक किया। उसने कई बार कहा कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, यह उस मुखिया की बेटी है, अब कोई और चारा नहीं था। सुनीता अपनी बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सब कुछ बताती है। उस गांव की प्रथा के बारे में भी बताती है कि कैसे नई दुल्हन को पहली ही रात को पुत्र की प्राप्ति के लिए उस गांव के मुखिया के सामने धकेल दिया जाता है। पुलिस सीधा कविता को लेकर उसके ससुराल पहुंचती है और गांव के मुखिया और कविता के ससुराल वालों का सभी का सैंपल लेकर बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाती है। डीएनए रिपोर्ट आने पर सभी को पता चलता है कि इस बच्चे का पिता कौन है। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रिपोर्ट में पता चलता है कि बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर ही है। पुलिस की मार खाने के बाद कविता के ससुर ने सब कुछ उगल दिया। उसने कहा कि शादी वाली रात को उसने दूध में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, जिसे पीने के बाद कविता और वह मुखिया थोड़ी देर में बेहोश हो गए थे और इस बात का उसने फ़ायदा उठाया और सारी रात वह कविता के साथ संबंध बनाता रहा। पुलिस कविता के ससुर और उस गांव के मुखिया को पकड़ कर ले गई और इस प्रथा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कविता ने हिम्मत नहीं हारी। कविता भी अन्य लड़कियों की तरह हिम्मत हार गई होती तो आज यह प्रथा कभी बंद नहीं होती। उसके पति ने कविता से माफ़ी मांगी और उसकी बच्ची के साथ उसे अपना लिया। धन्यवाद।